वर्ल्ड वार वन के दौरान रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट एक्टिविटीज को सीवियरली सप्रेस किया गया था। मैनी ऑफ देयर लीडर्स वेर इन एब्सकॉन्डिंग, वो भागे हुए थे, फरारी थे। मैनी ऑफ देम वेर इन जेल, बहुत ज़्यादा लोग उस वक्त जेल में थे। लेकिन फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। इंग्लैंड ने एक वादा किया था कि इतनी बड़ी तादाद में आपकी सेना को हमने लिया है अपने वार के लिए, तो अब हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ मदद करना चाहते हैं, आपको सेल्फ गवर्नमेंट जैसी कोई चीज़ देना चाहते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को लोग कबूल करें, उसके लिए एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर की ज़रूरत थी। तो हारमोनियस एटमॉस्फेयर के चलते गवर्नमेंट ने एक जनरल अमनेस्टी यानी पार्डन यानी माफ़ी दी इन अर्ली 1920 और बहुत सारे लोगों को रिलीज किया। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये बहुत ही घटिया रिफॉर्म्स थे। जलियांवाला बाग मसैकर भी हो चुका था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में कुछ मिला नहीं। जलियांवाला बाग मसैकर में ये तक ब्रिटिशर्स ने अपनी असली नीयत का मुजाहरा करवा दिया था, उन्होंने अपनी असली नीयत दिखा दी। तो गांधी जी और CR दास और इन लोगों के नेतृत्व में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कहता कि अगर हम असहयोग कर दें ब्रिटिशर्स के साथ तो ब्रिटिश क्या कर पाएंगे, उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर सारे क्लर्क, सारे पुलिस और सारी आर्मी में जितने इंडियंस हैं वो एक साथ रिजाइन कर दें तो इनका तो उसी दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा, इन्हें तो वापस जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों बहुत फैसिनेट हुए। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वो गांधी जी के साथ लग गए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अचानक वायलेंस को देखते हुए सडन सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर दिया। इससे जो बढ़ी हुई उम्मीदें थी, जो हाई होप्स थी, दे बिकेम शैटर्ड। बहुत सारे यंग पीपल जो थे, नौजवान थे, वो डिसइल्यूजन हो गए। वो गांधी जी की बेसिक स्ट्रैटेजी को ही क्वेश्चन करने लगे। वो कहने लगे कि नॉन वायलेंस ये हमें कुछ नहीं दे सकता। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो स्वराजिस्ट करते हैं, पिटिशंस, मेमोरियल, एप्लीकेशंस, हाथ जोड़ना, ये मॉडरेट्स का काम है, इससे कहीं नहीं हम पहुंचने वाले। ये जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, खादी, अनटचेबिलिटी, विमेन का उत्थान, इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, ये सब गांधी जी के काम है। इसमें भी ये अनड्रामेटिक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, इससे भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मिलेगा तो कैसे? तो भगत सिंह के लफ्जों में, अगर हम 30 करोड़ हिंदुस्तानी जो है 60 करोड़ हाथ उठा ले तो आपको क्या लगता है ये अंग्रेज क्या करेंगे? इन्हें तो इस देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। They were drawn to the ideas of the violent method. Violent method तब आता है जब उम्मीद जाती है, और उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसलिए रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म became very attractive. वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया था। It was not accidental. ये ताज्जुब खेज बात नहीं है कि इंसान सीधा हिंसा का सहारा कभी नहीं लेना चाहता। तो ये जितने लीडर्स, इन्होंने कहा कि सिवाय हिंसा के कुछ नहीं होगा, ये सब अहिंसा के असहयोग आंदोलन में लीडिंग फिगर्स थे। ये गांधी जी की बात मानते, उनके साथ साथ चलते। जोगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, जतिन दास, पंडित जी चंद्रशेखर आजाद, हमारे दिलों की धड़कन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शिव वर्मा, भगवती सिंह वोहरा, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर, ये सारे लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेंट्स थे और वो ये मानते थे कि सच में अगर असहयोग आंदोलन को चलाए रखा जाता, वो कामयाब हो जाता, तो अंग्रेजों को यहाँ से पैकअप करके भागना पड़ा। लेकिन अब तो उसे वापस ले लिया गया, सडन सस्पेंशन हुआ है। तो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म के 2 स्ट्रैंड्स डेवलप होने लगे, एक यूपी बिहार में और एक पंजाब। यूपी बिहार वाला और एक पंजाब वाला। ये वो भी वक्त था जब वर्किंग क्लास का स्ट्रगल पूरे पीक पर था। ट्रेड यूनियंस बनती थी, रशिया से इंस्पिरेशन आती थी। रशिया में बोल्शेविक पार्टी ने वायलेंस का यूज करके लेबर और पीजेंट्स यानी किसान और मजदूरों को इकट्ठा करके वहां पर एक रशियन रिवॉल्यूशन ले आया था। वहां पे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सरकार ले आए थे। तो वैसी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सरकार जहां सबको बराबरी का हक हो, उसका ख्वाब यहाँ के रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को आइडियोलॉजी को मानने वाले भी देखा करते। वो भी सोचते थे कि अगर यहाँ भी ये लेबर और पीजेंट्स की कंट्री है, इन दोनों को अगर यूनाइट कर लिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि
हम भी यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन की तरह अंग्रेज़ों को उठाकर फेंक दें और हिंदुस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको बनाकर हम अपने देश को वापस पा सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन के मूड से बाहर आना होगा, हमें इमर्ज करना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने लीड बाय एग्जाम्पल का सहारा लिया, अपने बंदी जीवन को टेक्स्ट बुक बनाया और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। अक्टूबर 1924 में कानपुर में ये मिले और मिलकर इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, HRA का फुल फॉर्म हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। पर पंडित जी को ये कहना बहुत अच्छा लगता था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है। इसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ये था टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड रेबेलियन, हथियारों का सहारा लेकर, वायलेंस का सहारा लेकर कॉलोनियल रूल को ओवरथ्रो करना, उठाकर फेंकना और उसकी जगह फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया अपनी कंट्री का नाम रखना, जहां पर एडल्ट फ्रेंचाइज हो, हर एक को बराबरी का हक हो और हर एक को कोई किसी को ना लूटता हो, बिफोर आर्म्ड स्ट्रगल कुड बी वेज्ड, इससे पहले कि आर्म स्ट्रगल वेज किया जा सके पैसे की जरूरत पड़ती है। लार्ज स्केल पर लोगों को रिक्रूट करना है, बंदूकें चाहिए, बॉम्ब चाहिए, ट्रेंड आर्मी चाहिए, इस सब के लिए पैसे कहां से आए? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने यह फैसला किया कि रेलवे का ऑफिशियल कैश यहाँ से हर महीने को जाता है, तो क्यों ना हम इस रेलवे के ऑफिशियल कैश को ले जाने वाली ट्रेन को ही लूटे। किसी ने कहा कि पंडित जी, ट्रेन को हम लूट नहीं रहे, ये हमारा ही पैसा है, हम वापस ले रहे हैं, जो अंग्रेज अपने यहाँ लेकर जा रहे, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ है। इसे काकोरी रॉबरी का नाम दिया गया। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन एट काकोरी, 8 डाउन ट्रेन थी, 9 अगस्त की। एक काकुरी एक विलेज है लखनऊ के पास, जहाँ के कबाब बहुत मशहूर है, उसमें ऑफिशियल रेलवे कैश ले जाने वाली एक ट्रेन को घेरा गया, घेर कर रोका गया। रोकने के बाद यहाँ से ट्रेजरी को और उसको तोड़कर उसकी सारी दौलत को लेके जाया गया। अशफाकुल्ला खान इसमें शामिल थे। नाम लेना एक बहुत बड़े सम्मान का बात है। अशफाकुल्ला खान मुस्लिम थे, लेकिन इनकी बेजोड़ और कभी ना भुलाई सकने जाने वाली दोस्ती थी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। बिस्मिल राम प्रसाद अपने आप को इसलिए लिखते थे क्योंकि ये गजब के शायर थे, क्रांतिकारी शायरी लिखते थे। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस तरह की क्रांतिकारी ये लिखते थे। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, इन सब लोगों को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। इन्हीं में से किसी ने मुखबिरी कर दी। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, इनको सजाए मौत हुई, फांसी की सजा हुई। बाकी लोगों को अंडमान निकोबार उठाकर भेजा गया। बाकी लोगों को 17 अदर्स को लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जी थे, बस वो ही बच गए, वो भाग गए। वो धोती बांधते समय उसमें एक आखिरी बुलेट बांधा करते और वो कहते थे मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, इससे पहले कि कोई मुझे पकड़ सके मैं अपने आप को गोली मार लूँ। काकोरी केस से बिल्कुल गदर की तरह पूरे नॉर्थ इंडिया से रिवॉल्यूशनरियों का सफाया हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बिल्कुल खत्म हो गया। बात समझ में आई कि किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसी वक्त विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर यूपी से उठे। भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वोहरा ये पंजाब से उठे और इन्होंने HRA को रीऑर्गेनाइज किया चंद्रशेखर आज़ाद की लीडरशिप में, क्योंकि वो आज़ाद थे, वो बाहर थे। अंडर द ओवरऑल लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद HRA को HSRA में कन्वर्ट किया गया, सोशलिस्ट आइडियाज में कन्वर्ट किया गया। भगत कहते थे एक दिन ऐसा आएगा अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन काली चमड़ी वाले अंग्रेज यानी हमारे जमींदार और पूंजीपति वो देश के सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक अंग्रेज भगाकर दूसरे अंग्रेज के अंडर हम रहेंगे। आज आप जब इनइक्वालिटी की रिपोर्ट देखते हैं तो आप समझते हैं कि कैसे 1% के हाथ में 57% ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया है, सिर्फ 1%, टाइनी 1% के हाथ। इससे आपको समझ में आता है कि भाई साहब उस जमाने के क्रांतिकारी कितने पढ़े लिखे थे, विजनरी थे, दूर तक देखते थे। सितंबर 1928 फिरोज शाह कोटला के मैदान में, फिरोज शाह का टिला, फिरोज शाह तुगलक का टिला, फिरोज शाह कोटला, जहां पर अब क्रिकेट का स्टेडियम है,
सारे मेजर यंग रिवॉल्यूशनरीज नॉर्थ इंडिया के जमा हुए। 9 और 10 सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के ओवरऑल कलेक्टिव लीडरशिप में उन्होंने HRA का नाम चेंज किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA उन्होंने रखा। इसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पर रीऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन उसी वक्त पंजाब के दिलों की धड़कन एक ऐसे इंसान थे, लाला लाजपत राय, जो बाद में हिंदू महासभा उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, पर उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी खासी थी। जो लोग उनको मानते थे वो इस बात से खफा थे कि उन्होंने हिंदू महासभा को क्यों ज्वाइन कर ली। लेकिन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बावजूद लोगों के दिलों में उनकी बड़ी इज्जत थी। एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन लाहौर के रेलवे स्टेशन पे हो रहा था। साइमन और उनके दोस्त जब नीचे उतर रहे थे तो लाला लाजपत राय वहाँ खड़े थे। वो साइमन गो बैक के नारे बुलंद कर रहे थे। तभी वहाँ पर साउंडर्स नाम का एक पुलिस ऑफिशियल था। उसने देखा कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि लाला लाजपत राय को आइसोलेट करके, भीड़ से अलग करके घेर लिया जाए और उनकी छातियों और सर पे मारा जाए, जिससे उनकी मौत हो जाए। इन्होंने ऐसा ही किया साहब। और पंजाबी, ग्रेट पंजाबी लीडर, शेर पंजाब लाला लाजपत राय, सबके सामने उनकी छातियों पर, उनके सरों पर लाठियां मारी गई। लाला लाजपत राय भी मुस्कुराते वो ये कहकर मरे, जो ये तुम मेरी छातियों और मेरे सरों पे डंडे मार रहे हो, दरअसल तुम ये ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हो। HSRA ने डिसाइड किया कि इतने बड़े इंसान को मारना ये हम सब की बेइज्जती है। वी आर नॉट रेडी टू स्वॉलो दिस काइंड ऑफ इंसल्ट। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने इन्होंने मिलकर उस साउंडर्स नाम के पुलिस ऑफिशियल को, जिसने लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को मरवाया था, उसको गोली मार दी। जब उन्होंने गोली मारी, उन्होंने लिखा कि द मर्डर ऑफ अ लीडर, एक ऐसा लीडर रिस्पेक्टेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, जो मिलियंस ऑफ लोगों के दिलों की धड़कन था, एट द अनवर्दी हैंड्स ऑफ अ पुलिस ऑफिशियल, एक पुलिस ऑफिशियल के गंदे हाथों से। इट्स एन इंसल्ट टू द नेशन, ये सारे देश की इंसल्ट है। एंड इट्स अ बाउंडेड ड्यूटी ऑफ द यंग मैन, और इस वजह से ये नौजवानों की बाउंडेड ड्यूटी है, इसे ठीक किया जाए। वी रिग्रेट टू हैव टू किल अ पर्सन, हमें इस बात का अफसोस है कि हमें किसी को गोली मारनी पड़ रही, बट ही वॉज अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ दैट इनह्यूमन एंड अनजस्ट ऑर्डर। ये आदमी उसी सिस्टम का हिस्सा है जो बड़ा ही अमानवीय, इनह्यूमन है, अनजस्ट है, बेइंसाफ है, नाइंसाफी, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी। HSRA के लोगों के बारे में जब उन्होंने गोली मारी तो पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों के घरों में अंदर पुलिस घुस जाती, बिल्कुल जैसे आज कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, वैसे ही लोगों के, उनकी असमतें, उनकी इज्जतें, उनके प्रॉपर्टी को तहस नहस करती, उनकी तिजोरियों से सामान निकाल देती, जो मन में आता वो करती मार्शल लॉ के नाम। पूरा पंजाब इस बात से खफा हो गया कि ये रोमांटिक लीडरशिप ऑफ HSRA उनकी करनी है, भुगत पूरा पंजाब रहा है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये सोचा कि इस तरह तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हमने लोगों के लिए अच्छा काम किया, हमने पैरालाइज करना चाहा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन आज हम ही बदनाम हो गए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन्होंने फैसला किया, HSRA ने फैसला किया कि हमें अपनी बातों को लोगों को बताना होगा। लेकिन क्या लोग सुनेंगे? क्या हमारे पास कांग्रेस की तरह टाइम है? 1885 से 1918 आ गई है साहब, 1929 आ गई है। हम इतना स्लोली क्या लोगों के दिलों में धीरे धीरे अपनी बात बिठाएंगे? क्या हमारे पास इतना वक्त है? उन्होंने कहा नहीं, हमें लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना हो। वी हैव टू टेक देयर अट्रैक्शन। सो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इन्होंने डिसाइड किया टू थ्रो अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ये कहता था कि कोई ट्रेड यूनियन नहीं बन सकती, लेबर स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, आपको स्ट्राइक पर जाने का हक नहीं है। और पब्लिक सेफ्टी बिल ये कहता था किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। इससे सिविल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स इन जनरल और वर्कर्स इन पर्टिकुलर वो बहुत खराब होने वाली। सिविलियंस और वर्कर्स दोनों को जेल में कभी भी कहीं से भी उठा लिया जाए, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज कश्मीर में होता है वैसा करने जाने। तो इन्होंने बॉम्ब फेंका। एम वॉज नॉट टू किल, उसमें जानबूझकर केमिकल्स और शार्प नेल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। बॉम्ब जो थे वो रिलेटिवली हार्मलेस थे। फिर उन्होंने वहां पर गिरफ्तारियां दी, लीफलेट फेंके, उसमें लिखा हुआ था टू मेक द डेफ हियर। हम चाहते हैं, इरफान हबीब की किताब आपको पढ़नी चाहिए, आइडियोलॉजी ऑफ HSRA,
उससे अच्छी किताब आपको इस सब्जेक्ट पे नहीं मिलेगी। और भगत सिंह की जो पिक्चर है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, मुझे नहीं लगता कि आज तक आज़ादी की लड़ाई पे इससे अच्छी कोई पिक्चर बनी होगी, इसलिए आपको पूरी पिक्चर देखकर ये लेक्चर अटेंड करना चाहिए। तो उन्होंने लीफलेट फेंके और अरेस्ट करवाया अपने आप को, और लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जब ट्रायल होता तो ये नौजवान जश्न मनाते, वहाँ पर ये अपनी आइडियोलॉजी और अपने मूवमेंट के बारे में लोगों को बताते। वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड टेंस ऑफ अदर रिवॉल्यूशनरीज, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को तो पहले ही पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी लोगों को भी पकड़ लिया गया क्योंकि उनमें से एक इंसान ने मुखबिरी कर दी थी। सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन अंडर हो गया था, सब पे कॉन्स्पिरेसी के केसेस चलाए गए। ये लोग मार खाते, भूखे रहते, चेहरा उतरा हुआ रहता, लेकिन खुश होकर कोर्ट रूम में घुसते, डिफायंट एटीट्यूड होता, जज को हर चीज का ऐसा जवाब देते जो उस पिक्चर में दिखाया, जिसको मैंने तकरीबन 63 टाइम्स देखा। मैंने 63 टाइम्स से कम उस पिक्चर को नहीं देखा। आज भी जब मैं डिप्रेस होता हूं तो उस मूवी को देखता हूं, उसमें ये क्या दिखाया गया, वो लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन डाउन विद इंपीरियलिज्म, इस तरह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अवर हार्ट इज फिल्ड विद द डिजायर फॉर मार्टिरडम, मेरा रंग दे बसंती चोला माहे रंग दे, डाई माई क्लोथ्स विद द कलर ऑफ सेक्रीफाइस, सैफरॉन कलर के साथ। रोज न्यूज़पेपर में हंगामा होता। अनसरप्राइजिंगली लोगों के दिलों में बात उतरने लगी। धीरे धीरे भगत सिंह हाउस होल्ड नेम हो गए। जब वो भूखे रहते तो पंजाब में भी उस दिन चूल्हा नहीं जलता, लोग भूखे रहते। बहुत बड़े पैमाने पर देश के लोग रोते, खाना खाने से इनकार करते, स्कूल्स जाने से इनकार करते, वो अपना डेली काम करने से इनकार करते। 23 मार्च 1931 को बहुत कम उम्र में इन बेहतरीन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। लेकिन फांसी की सजा लेने से पहले ये प्रोलॉन्ग हंगर स्ट्राइक पर गए। हॉरिबल कंडीशंस इन जेल्स थी। गोरी चमड़ी वालों के साथ अच्छे सलूक किए जाते, जमींदारों के बेटों के साथ अच्छे सलूक किए जाते, उन्हें खाना, उन्हें कपड़ा, उन्हें न्यूज़पेपर और बुक्स दी जाती। ये लोग भी स्ट्राइक पर गए। इन्होंने कहा हमें भी किसी चोर की तरह ना ट्रीट किया जाए, हमें पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह किया जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भूखे नहीं रहे। 64 दिन बिना खाए पिए ये लोग मार खाते रहे। केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े जानकार थे, बम बनाने को जानते थे। भगत उनको मनाने गए थे, वो मानते नहीं थे, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते, पर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। 64वें दिन उनकी मौत हुई ऑन 13 सितंबर, 64th डे ऑफ द एपिक फास्ट। जतिन दास, अ फ्रेजाइल यंग मैन विथ एन आयरन मैन, दुबला पतला इंसान लेकिन लोहे से बड़ा उसके आत्मशक्ति ही डाइड। जहां से भी लाश गुजरी, हजारों हजार लोग निकले। बॉडी को कैरी किया गया लाहौर से कलकत्ता तक। कलकत्ता पे 2 मील लंबा प्रोसेशन निकला। 6 लाख से ज्यादा लोग कंधा देने आए। भगत ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने बात को लोगों के दिलों में, घर घर में डाल दिया था। ऑल दिस पीपल दे वेयर सेंटेंस्ड टू द लॉन्ग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 के दिन फांसी की सजा हुई। ये थी वो खूबसूरत कहानी जो हमारे भगत की थी। चलिए अब चलते हैं सूर्य सेन के पास और देखते हैं कि बंगाल के रिवॉल्यूशनरी ने क्या किया था।